मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आपको हमारी ऑडियोज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी ऑडियोज को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। यात्रा के दौरान जिन ऋषियों से हमारी भेंट हुई उन सब ने हमें गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक स्थान पर रहने का सुझाव दिया। हम वहां पहुंचे तो मुझे वह जगह रहस्यमयी परंतु रमणीय लगी। वहां अनेक वट वृक्ष थे और छोटी झाड़ियां सितारों की तरह चमकती थीं। पशु पक्षियों की रहस्यमय प्रजातियों का जमावड़ा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। राम ने कहा कि हमने लंबी यात्रा कर ली है और वनवास पूरा होने तक हमें यहीं रहना चाहिए। तो मैंने खुशी से हामी भर दी। मेरा यह सोचना सही था कि प्रकृति हमारी परीक्षा लेगी। अब मुझे लग रहा था कि हम उस परीक्षा में सफल हो गए थे और प्रकृति ने हमारे सामने अपना उदार और खुशनुमा चेहरा प्रकट कर दिया था। मैंने आकाश में दूर तक छाई मुस्कान की भांति सूर्यास्त देखे। मैंने कई बार पिघली चांदी के समान चंद्रोदय देखा। बादलों के पर्दे के पीछे से शर्मीली आंखों की तरह चमकते सितारे देखे। मैंने रंग बिरंगे पशु पक्षी और उनकी चकित कर देने वाली प्रजातियां देखी। पंचवटी के पौधों के साथ मेरा सामंजस्य स्थापित हो गया था। मैं वहां झाड़ियों में पानी देती या मिट्टी खोदती तो वे अपने तीखे कांटे अंदर खींच लेते थे। गिलहरी जैसे छोटे जानवर मेरी हथेली सी बेर उठाकर ले जाते। नीलकंठ जैसे सुंदर पक्षी मेरे कंधे पर बैठ जाते थे और मैं उन्हें प्यार से सहला लेती थी। कुछ अन्य तरह के पशु पक्षी जो हमें दूर से देखते थे, मुझे घनी झाड़ियों में उनकी चमकती आंखें नजर आती थीं। मैंने कई बार आकाश में ऐसे जीव देखे जिनके पंख अति विशाल और सिर मनुष्य जैसा था। मैंने राम से उनके विषय में पूछा तो बोले कि विश्वामित्र ने एक बार पक्षीराज गरुड़ के वंशजों का उल्लेख किया था। यह पक्षी बनकर चारों ओर उड़ते और प्रकृति के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते थे। लक्ष्मण को मेरी जीव जंतुओं के साथ दोस्ती पसंद नहीं थी। उसने मुझे कई बार सावधान किया कि उनमें कुछ रूप बदलने वाले चालाक और खतरनाक जीव हो सकते हैं। मैं लक्ष्मण से शांतिपूर्वक सहमत हो जाती थी क्योंकि लक्ष्मण को यह पसंद नहीं था कि उसकी बात काटी जाए, परंतु मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। दोनों भाई शिकार पर जाते तो मैं चमकदार काले हिरणों को पास बुला लेती थी। वे मेरे हाथ से खाना भी खा लेते थे। पंचवटी पहुंचकर दोनों भाइयों ने उस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसे सुरक्षित जानने के बाद ही राम आराम से बैठ पाए। मैंने पहली बार उन्हें इस रूप में देखा था। वह भूल गए हैं कि वह राजा हैं। पंचवटी नगरों की दुनिया से बहुत दूर थी। यहाँ राम एक प्रेमी की तरह रह सकते थे। इस स्थान ने उन्हें बदल दिया था। वह जंगली फूल चुनते और उन्हें गूंथकर मेरे बालों में बांध देते थे। वह मीलों चलकर मधुमक्खी के छत्ते से शहद लाते थे क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद था। लक्ष्मण की सहायता से उन्होंने गोदावरी तट के नजदीक एक कमरे की कुटिया बनाई क्योंकि मुझे वहां का दृश्य पसंद था। मैं और राम रात को इसी कुटिया में सोते थे। हमें नदी की आवाज, लोरियां सुनाती और फूलों की सुगंध से हमें नींद आ जाती थी। मुझे नहीं पता लक्ष्मण कहाँ सोता था या वह सोता भी था या नहीं। मैं अपनी दुनिया में राम के साथ चैन से रहती थी। मुझे दुख है कि मैंने लक्ष्मण की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। मैंने अनेक बार रात को उठकर देखा तो वह हाथ में धनुष लिए सतर्कता से पहरा देता था। वह रात में हर आवाज को योद्धा की तरह ध्यान से सुनता था। उसे अकेला देखकर मुझे दुख होता था। मैंने अगले दिन उसके लिए उसकी पसंद का भोजन पकाने का निश्चय किया। मैंने राम से कहा कि उनका भाई रात भर पहरा देता है और उसे भी आराम की आवश्यकता है। मैंने राम से कहा कि उन्हें लक्ष्मण के लिए भी एक कुटिया बनानी चाहिए, परंतु मुझे बाद में लगा कि राम जानते हैं वह क्या कर रहे हैं, इसलिए मेरा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं था। फिर मैं अपने निर्णय से संतोष पाकर राम को पकड़कर सो जाती और अपनी चिंताओं को भूल जाती थी। प्रेम इतना मादक होता है कि
वह आपको ज्यादा सोचने का अवसर नहीं देता। वह आपको अपने प्रेमी से अधिक प्रश्न करने की छूट भी नहीं देता। इसी प्रकार हमें खुशी से रहते कई साल बीत गए, 10, 11, 12, और फिर मुझे गिनती याद नहीं रही। पंचवटी में अपनी तरह की समस्याएं थीं। वहां गर्मियों में बहुत नमी रहती थी। वट वृक्षों के नीचे हवा भी नहीं चलती थी। बारिश के मौसम में पैर मिट्टी में सन जाते थे। मैंने पेड़ों की छाल काटना और उसे उबालकर अपने लिए कुछ वस्त्र बनाना सीख लिया था। हमारे पहले के वस्त्र बहुत पहले फटकर बिखर चुके थे, परंतु पेड़ों की छाल को सूखने में बहुत समय लगता था, इसलिए हमें कई महीने एक ही छाल को पहनकर बिताने पड़ते थे, जिससे उसमें कीड़े लग जाते थे और हमें काट लेते थे। उन्हें विशेष तौर पर मुझे काटना अच्छा लगता था। मेरे सामने एक नई समस्या पैदा हो गई थी। मैं कंदमूल और फल खाते खाते ऊब चुकी थी, इसलिए मैंने अहल्या द्वारा दी गई कुछ सब्जियों के बीज उगा दिए थे। सब्जियां जल्दी बड़ी हो गईं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि मैं बागवानी भूली नहीं थी। उसके बाद कुछ विचित्र सा होने लगा। मैंने बगीचे के आसपास कांटेदार बाड़ लगाई थी, परंतु बहुत सावधानी के बाद भी सब्जियां आधी गायब होने लगी। कई बार पौधे आधे खाए मिलते या पूरी तरह उखाड़ दिए जाते थे। मुझे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। मुझे संदेह हुआ कि इसका कारण ऐसा था कि मेरी आयु बढ़ रही है। मेरी आयु की अन्य स्त्रियां, श्रुतकीर्ति और मांडवी, मेरी बहनें शायद माँ भी बन चुकी होंगी। मैं कभी कभी एक नन्हे शिशु को स्तनपान कराने की कल्पना करती तो मुझे शिशु के तन से आती दूध की गंध, उसे अपने हाथों में भर लेने का एहसास और उसका आलस से भरा चेहरा मलना महसूस होने लगा। हमें जंगल में रहते हुए 1 दशक से अधिक बीत गया था। मैंने राम से पूछा, क्या हम संतान के विषय में विचार कर सकते हैं? इस बारे में बात करना मुश्किल था। मैं इस बात को गोपनीय रखना चाहती थी कि मुझे ऐसी इच्छा होने लगी थी। फिर भी मैंने राम से अपनी बात कह दी। मुझे अकेलापन महसूस होता है, मैंने कहा। समय तेजी से गुजर रहा है। मुझे नहीं पता मेरे पास संतान पैदा करने के लिए कितना समय शेष है। आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। क्या यह मुश्किल है? हमारे चारों ओर पशु पक्षी हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, फिर भी वह अपने परिवार को बड़ा कर रहे हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपनी संतान का पूरा ध्यान रखूंगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे यह कहते ही अपनी मूर्खता का अनुमान हो गया। मुझे विश्वास था कि राम यही कहेंगे कि मेरा तर्क गलत है। हम पशु नहीं हैं, तो हम अपनी तुलना उनसे कैसे कर सकते हैं? परंतु राम ने विनम्रता से केवल इतना कहा, प्रिय, याद करो, हमने इस बारे में बहुत पहले निर्णय कर लिया था। हमने वनवास पर निकलते समय ही यह सोच लिया था कि इतने छोटे बच्चे को जंगल में खतरों के बीच छोड़ना उचित नहीं है। इससे भी जरूरी यह है कि राजकुमारों अथवा राजकुमारियों को अपने दायित्व की पूर्ति हेतु उचित शिक्षा दीक्षा मिलना आवश्यक होता है। उन्हें यहाँ वन में वह उपलब्ध नहीं हो सकती। यही कारण है कि हमने इस बात का इतने वर्षों तक ध्यान रखा है। हम उन्हें सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करवा सकते हैं, मैंने उत्साहपूर्वक कहा। मैं समर्पण के लिए तैयार नहीं थी। हमें इतनी चीजें आती हैं। मैं उन्हें आत्मरक्षा करना, खाना पकाना, बागवानी तथा गीत संगीत, कहानियां और यहाँ तक कि पत्राचार भी सिखा सकती हूँ। लक्ष्मण उन्हें शिकार और कुश्ती का प्रशिक्षण देगा और आप उन्हें राजसी एवं नैतिक शिक्षा का दिव्य ज्ञान देंगे। और प्रिय, मुझे क्षमा करो, राम ने मुझे टोक दिया। मुझे दुख है कि मेरे दुर्भाग्य के कारण तुम स्त्रीत्व की खुशी से वंचित हो, परंतु हम अयोध्या लौटने से पहले यह नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी इच्छा को समझता हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं समझते, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा। वह कैसे समझ सकते थे? वह स्त्री नहीं है। समय का उन पर दबाव नहीं है। उनका शरीर अपने अंदर एक और जीवन का पोषण करने के लिए नहीं बना है। राम ने मुझे कसकर पकड़ लिया। सीता, थोड़ा धैर्य रखो। हमने बहुत समय प्रतीक्षा की है। वनवास का समय समाप्त होने में केवल 2 वर्ष बाकी हैं। यह समय भी बहुत जल्दी बीत जाएगा। मैंने राम को स्वयं से अलग कर दिया। मैं झाड़ी के पीछे बैठकर रोने लगी। यदि राम मेरा मजाक उड़ाते या मुझे बुरा भला कहते तो शायद मैं उसे सहन कर लेती। मैं उनसे लड़ सकती थी,
परंतु उनकी उदारता के चलते मेरा उनसे बात करना और भी कठिन हो गया। आप मेरी इच्छा नहीं समझते, मैंने धीरे किंतु उग्र स्वर में कहा। 2 साल कम नहीं होते। मैंने इस विषय पर राम से फिर दोबारा चर्चा नहीं की, क्योंकि उनसे बात करना व्यर्थ था। राम ने निर्णय कर लिया था और वह भावना पर आधारित नहीं था, बल्कि सही आचरण और कर्तव्य के मजबूत स्तंभ पर टिका था। इस विषय में उनसे और बात करने और अपना दुख व्यक्त करने से मेरा दुख और ग्लानि और बढ़ जाता। प्रेम इसी तरह हमें बोलने से रोक लेता है। हालांकि स्पष्ट बात करना बेहतर होता है। हमें हताशा और क्रोध को भीतर दबाकर उसके फटने का इंतजार नहीं करना चाहिए। राम ने मेरे उजड़े हुए बगीचे को देखकर कहा, हिरण होंगे या शायद खरगोश का काम हो? नहीं, यह संभव नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रात भर यहाँ घूमता हूँ। यह अवश्य ही राक्षसों का काम है। वह पलक झपकते ही प्रकट होकर फिर अदृश्य हो जाते हैं। तुम सदा राक्षसों की कल्पना करते हो। राम ने हंसकर कहा, हमें यहाँ 1 दशक से अधिक समय हो गया है और ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम एक फंदा लगा दो, हो सकता है हमें रात को खरगोश खाने को मिल जाए। मैंने राम से कुछ नहीं कहा, परंतु एक पल को मुझे लगा लक्ष्मण ठीक कह रहा था। मैंने बीते कुछ सप्ताह में किसी की उपस्थिति को आसपास महसूस किया था। मुझे लगता था कि कोई हमें अनिष्टकारी उद्देश्य से नहीं, परंतु उत्सुकतावश देख रहा था। मैंने कई बार एक पतली दुबली सांवली लड़की को पेड़ के पीछे छिपे भी देखा था। मेरे विचार से वह निर्वस्त्र रहती थी, परंतु वह पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर उसके विषय में नहीं कह सकती। मैंने उसके बारे में राम को नहीं बताया। पहले मैं राम से सब कुछ कह देती थी, लेकिन संतान को लेकर पिछली बार हुई चर्चा के बाद से मैंने उनसे कुछ कहना बंद कर दिया था। मैं उनसे नाराज थी। मैं उस लड़की से बात करना और उसे जानना चाहती थी। यदि हम मित्र हो जाएं तो शायद मेरा अकेलापन भी दूर हो जाए और मेरे मन में संतान की चाहत कम हो जाए। मुझे लगा राम और लक्ष्मण उसे देखते तो उन्हें संदेह हो सकता था। वह कौन थी, कहाँ से आई थी? लक्ष्मण तो उसे भगा ही देता, किंतु मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं एक दिन नदी में स्नान कर रही थी कि वह लड़की अचानक उछलकर मेरे सामने आ गई। मैं उसे देखकर इतना डर गई कि मेरे मुंह में बहुत सा पानी चला गया। मैंने हंसते हुए अपने वल्कल वस्त्र को अपने तन पर आसपास लपेटने का प्रयास किया। वह मुझे उत्सुकता से देखकर खुश हो रही थी। उसके दांत सफेद और तीखे थे और त्वचा का रंग चमकदार किंतु सांवला था। वह निर्वस्त्र थी। उसके समुदाय के लोग शायद वस्त्र नहीं पहनते थे। उन्हें कितना उन्मुक्त महसूस होता होगा। त्वचा ठंडी रहती होगी तथा पत्ते और कोमल झाड़ियां त्वचा पर रेशमी स्पर्श करते होंगे। इससे पहले कि मैं ठीक से सांस ले पाती, उस लड़की ने मुझसे ढेर सारे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यह जंगल खतरनाक है? इस तालाब में बहुत से मगरमच्छ रहते हैं। मैंने उसे संक्षेप में राम की प्रतिज्ञा के विषय में बताया और कहा कि हम तीनों किस तरह वन में आए थे। मैं मगरमच्छों को परेशान नहीं करती और वह भी मुझे कुछ नहीं कहते। मैंने उससे कहा। उसने भवें सिकोड़ी और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वन के इस भाग में मेरे भाई खर और दूषण रहते हैं। उन्हें किसी बाहरी प्राणी का यहाँ आना पसंद नहीं है। हमें तुम्हारे भाइयों के विषय में कुछ पता नहीं था। मैंने कहा, हमने उन्हें कभी नहीं देखा, अन्यथा हम उनसे अनुमति ले लेते। तुम्हारी जाति का नाम क्या है? उनकी दृष्टि तुम पर अवश्य रही होगी। उसने कहा, वह जब चाहेंगे तभी तुम उन्हें देख पाओगी। प्रार्थना करो कि ऐसा कभी ना हो। उन्हें मैत्री करना पसंद नहीं है। उसने मेरे प्रश्न के अंतिम अंश की उपेक्षा कर दी। फिर वह मुझसे और सवाल पूछने लगी। तुम कहाँ से आई हो? मैंने उसे बता दिया। अयोध्या? उसने आश्चर्य से कहा। मैंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना। मुझे शहरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मुझे जंगल का उन्मुक्त जीवन अच्छा लगता है। क्या वे दोनों पुरुष तुम्हारे पति हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा। गौर वर्ण वाला पुरुष मेरा देवर है। मुझे श्याम वर्ण वाला अधिक पसंद है। उसने कहा। मेरे पति की त्वचा भी सुंदर श्याम वर्ण की थी। वह रात और दिन चमकती थी, मानो किसी ने उस पर तेल से मालिश की हो, परंतु वह मर चुका है। इससे पहले मैं दुख प्रकट कर पाती, वह गायब हो गई। यह अंक
यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। धन्यवाद।